दोस्तों, राजीव एक दिन अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है एक ऑफिस में। उस ऑफिस में इंटरव्यू लेने वाले दो व्यक्ति होते हैं, उनके साथ एक महिला भी मौजूद होती है। राजीव को वह इंटरव्यू इतना अच्छा जाता है कि राजीव को वही लोग बहुत अच्छी बधाई देने लगते हैं और कहते हैं कि राजीव, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप कितने खुश हैं। तो राजीव अपनी खुशी का इजहार करता है और कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी है। अब राजीव इस बात को सुनकर जैसे ही वहाँ से चलने वाला होता है, अचानक से वह महिला वहाँ से खड़ी होती है और राजीव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह अब राजीव के सामने कह रही होती है कि राजीव, उसको माफ़ कर दो। वह तुम्हारी माफ़ी के काबिल भी नहीं है, लेकिन बार बार वह तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है और तुमसे माफ़ी चाहती है कि उसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। वह ज़िंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराएगी और वह जीवन में सभी लोगों का सम्मान क्या करेगी। इस तरह की बातों को सुनकर राजीव बड़ा हैरान होता है और वह कहता है कि अरे संध्या रानी, तुम और माफी, ऐसे कैसे माफी मांगती हो। लेकिन संध्या, जो कि वे महिला हैं, उनका रो रो कर बड़ा बुरा हाल हो रहा है। आखिर संध्या क्यों रोई, आखिर राजीव ने उनको ऐसा इतना बढ़िया ताना क्यों दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इस मज़ेदार कहानी को सुनने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश, मेरा हौसला बनाए रखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें तो बस कहने क्या। और दोस्तों, ये जो मज़ेदार कहानी ये सामने आई है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिला मेरठ से। मेरठ आप जानते हैं कितना अच्छा शहर है, प्रसिद्ध है और दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली और मेरठ के बीच में एक अच्छा सा जिला और जुड़ता है जिसका नाम होता है गाजियाबाद। दरअसल राजीव जो रहने वाला था वह गाजियाबाद का रहने वाला था। राजीव जो अपने घर में अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, उस इकलौते राजीव को देखकर अब राजीव की जो शादी होती है वह शादी होती है एक संध्या नाम की लड़की से। संध्या जो कि बढ़िया खूबसूरत लड़की है और उसकी अब जो शादी होती है उस घर में आकर संध्या बहुत ज़्यादा खुश होती है। संध्या अकेले नहीं आई है, संध्या के साथ अच्छा खासा दान दहेज आया है और तो और संध्या एक बढ़िया खूबसूरत 4 पहिए की गाड़ी भी लेकर आई है। और इन बातों को लेकर अब जो संध्या है उसके पैर 7वें आसमान पे हैं। वह अब उस घर में मौजूद राजीव के माता पिता का कोई खास तवज्जो नहीं देती है, ना ही सम्मान करती है, उल्टा उनको बुरा भला कहती रहती है। संध्या अपने सास ससुर जो कि बूढ़े हो चले थे उनको बुरा भला कहती रहती है और उनसे कहती है कि बस वह तो इस घर में आराम करने के लिए आई है, बस उसकी सेवा करो। वह अकेले नहीं आई है, वह तो इतना सारा दान दहेज लेकर आई है कि तुम्हारी साथ पुश्तें भी सदा के लिए खाते रहें। इन बातों के तानों को अब रोज रोज सुनकर वो परेशान आ गए थे बुजुर्ग दंपत्ति जो कि राजीव के माता पिता हैं। राजीव भी भारी दुखी है कि उसके घर में इस प्रकार का झगड़ा आखिर क्यों हो रहा है। अब राजीव की जो पत्नी होती है संध्या, वो अक्सर अपनी माँ से फ़ोन पर ही लगी रहती, बहुत सारी बातें करती रहती और अपने घर में होने वाली जरा जरा सी बातों को अपनी माँ को बताती रहती। उस रोज़ जब राजीव अपनी पत्नी संध्या रानी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि संध्या, वो रोज़ रोज़ के होने वाले इस झगड़े से तंग आ गए। हाँ, मैंने माना कि सभी के घरों में झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ये जो रोज़ रोज़ का एक ही किस्म का झगड़ा है, आखिर वह हो क्यों रहा है। संध्या अब अपने पति राजीव को दो टूक जवाब देती है और कहती है कि वह इस घर में आराम करने आई है, वह इतना सारा दान दहेज जो लेकर आई है वह इसीलिए तो लाई है, अब बस उसके पैसों पर मज़े करो और उसकी सेवा होने दो, उससे काम वाम नहीं होता। इन सभी बातों को सुनकर जो लड़का राजीव होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वह अब उनसे कहता है कि संध्या, मुझे ये बता दो कि तुम्हें ये घर संभालना है या नहीं, क्या तुम इस घर को ठीक ढंग से संभाल पाओगी या नहीं, मुझे आज इस बात का जवाब चाहिए। अब संध्या वहाँ से उठकर चली जाती है अपने कमरे में
और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ के पास फ़ोन करके अपनी माँ से सभी बातों को बताती है और पूछती है कि बताओ माँ, मुझे अब क्या करना है। अब उसकी माँ उससे कहती है कि बस बेटी, जो कुछ हुआ या हो गया या होने वाला है, उस सब पर पानी डालो और तुम चुपचाप अपनी गाड़ी को लेकर इधर मेरे घर आ जाओ। अब वह जो संध्या है वह अब इस बात को अच्छे ढंग से समझ जाती है और मान जाती है। वह अब उस घर से बाहर निकलती है। हाथ में उसके एक बैग होता है, उस बैग में उसके बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और बस वह राजीव के घर से बाहर निकल कर आती है और अपनी गाड़ी को लेकर उस घर से 9-2-11 हो जाती है। अब राजीव तो अकेला रह गया उस घर में। अब राजीव करे तो क्या करे। राजीव एक छोटी मोटी नौकरी किया करता था, अब वह उस नौकरी को भी छोड़ देता है क्योंकि उसके माता पिता बूढ़े हो चले थे। लेकिन यहाँ पर उस परिवार को पालने का एक अंतिम सहारा बचा था, वह था उसके पिता की पेंशन। यानी कि राजीव के जो पिता थे वो एक सरकारी कर्मचारी रहे और उनकी एक अच्छी पेंशन आती है। दोस्तों, राजीव के पिता की मिलने वाली उस पेंशन से ही उनके उस परिवार का गुजारा चल रहा होता है। वो माता पिता राजीव से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग इस घर में मौजूद हैं, हम तुम्हारा और अपना पेट आसानी से भर सकते हैं। लेकिन राजीव ठहरा एक अच्छा संस्कारी लड़का, बड़ा ही मेहनती। वह अब अपने पिता से कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, मुझसे जितना हो जाएगा मैं आपकी सेवा किया करूंगा। और राजीव अब इस बात को सोचकर अब अपनी सरकारी नौकरी पाने की जो तैयारी होती है उसमें जुट जाता है और वह लगातार अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करता है, कोचिंग वगैरह जाता है और वहाँ से अच्छा पढ़ लिख कर अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करते हुए उस तैयारी को करने में जुट जाता है। एक दिन जब राजीव का वह जिसका उसको इंतजार था वह दिन आता है और उस दिन राजीव का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में राजीव हो जाता है पास। अब वह अपने माता पिता के पास अपनी खुशियों को बांट रहा होता है, कहता है कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने इस जो परीक्षा है उसको क्रैक कर दिया, यानी कि मैं उस परीक्षा में पास हो गया हूँ। उस परीक्षा को पास करने के बाद अब जो राजीव है, राजीव का होना था एक इंटरव्यू। दोस्तों, इन सरकारी सेवाओं में लगने के लिए आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ एक मौखिक इंटरव्यू भी देना होता है और अब राजीव उस मौखिक इंटरव्यू में गया हुआ था। वहाँ पर वह जब उस इंटरव्यू में पूछे गए सभी सवालों का सही सही और ठीक ढंग से उत्तर दे रहा होता है तो वो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उन लोगों के साथ एक महिला भी होती है, वह महिला जो ठीक ढंग से साड़ी पहने हुई है और वहीं साइड वाली बेंच पर बैठी हुई है और वहाँ पर उस राजीव द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को लिख रही होती है एक कॉपी में। जिस प्रकार से राजीव को इंटरव्यू लेने वाले जो अधिकारी होते हैं उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे उनका बड़ी खूबसूरती से उत्तर दे रहा होता है राजीव। और राजीव के उत्तरों से वो सभी लोग जो इंटरव्यू ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब वो लोग कहते हैं कि राजीव भाई, आपके जो उत्तर हैं उन्होंने हमको खुश कर दिया, हम दिल से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और हम आपको बधाई देते हैं कि अब तुम इस सरकारी नौकरी के लिए चुन लिए जाओगे। उनके इस प्रकार के उत्तर को सुनकर राजीव भी हल्के से मुस्कुरा देता है। यानी कि अब राजीव की वह नौकरी, सरकारी नौकरी पक्की हो गई है और भाई खुश होने का उसका हक भी है। आखिर उसने अपने माता पिता की सेवा करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान दिया और वह अपनी उस परीक्षा में ठीक ढंग से पास भी हो गया। भाई, काबिल तारीफ काम किया है राजीव ने। अब जो राजीव को सफलता मिली है उस सफलता को देख रही होती है उसकी तलाकशुदा पत्नी, जिनका नाम होता है संध्या। वहाँ पर जो मौजूद महिला है वह वही महिला होती है जिनका नाम संध्या होता है। ये वही संध्या है जो राजीव की तलाकशुदा पत्नी है, जिन्होंने अपनी माँ के कहने पर राजीव से तलाक ले लिया था करीब 2 साल पहले। अब वह संध्या रानी बड़ी ही हैरानी से देख रही हैं उस लड़के राजीव के चेहरे की तरफ। अब वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाती है और जैसे ही राजीव वहाँ से उठकर जाने वाले होते हैं वह सीधा जाकर खड़ी हो जाती है राजीव के सामने और राजीव के सामने
हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है कि राजीव, उसको माफ कर दो। हालांकि वह तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं है। आखिर उसने काम ही इतने गंदे और बुरे किए हैं। वह तुमसे माफी मांगे तो मांगी किस मुंह से? फिर भी बेशर्मों की तरह वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है और तुमसे बार बार प्रार्थना कर रही है कि उसको माफ कर दो और उसको फिर से अपना लो। अब राजीव उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि संध्या, अरे मैं तो तुम्हें भूल गया था। तुम तो वही संध्या हो भाई। आखिर भाई तुम बड़े बाप की बेटी हो। तुम इतना सारा दहेज जो लेकर आई थी, अब उस दहेज की वजह से तुमने हमारा और हमारे माता पिता का इतना बुरी तरह से अपमान जो किया है। भाई बड़े बाप की बेटी हो ना, तुम तो बहुत बड़ी हो। अब इन बातों को सुनकर वह जो महिला यानी कि संध्या है, वह बहुत ज़्यादा मायूस होकर अपने सर को शर्म के मारे नीचे झुका लेती है। राजीव को अब उस संध्या पर तरस सा आता है और वह तरस दिखाते हुए राजीव उनसे कहता है कि ये लो। राजीव अब एक पर्ची को लेता है, उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर संध्या के हाथ में देते हुए कहता है कि ये लो संध्या, जब मौका मिले तो बात कर लेना। अब यहाँ पर जो राजीव है वह मुस्कुराते हुए उस कमरे से, उस केबिन से बाहर निकल जाता है और अब सीधा पहुंच जाता अपने माता पिता के पास और अपने माता पिता को अपनी कामयाबी की बधाइयाँ देते हुए कहता है कि तुम्हारी सेवा करने का ही यह फल प्राप्त हुआ है। आज तुम्हारा बेटा एक सरकारी अधिकारी बन गया है। इन सभी बातों को सुनते हुए उसके जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। राजीव अपने माता पिता से यह भी कहता है कि उनको उनकी जो पूर्व पत्नी है संध्या, वह भी मिली थी, उन लोगों के साथ आई थी और कह रही थी कि वह तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन लोगों के साथ काम करने लगी है और यह नौकरी सदा के लिए नहीं है। पता नहीं ये नौकरी कब उसकी छूट जाए। लेकिन वह उन बूढ़े माता पिता और राजीव से माफ़ी मांगती है और कह रही है कि अगर तुमसे बन सके तो उसे तुम माफ़ कर दो और फिर से अपना लो। वह चाहती है कि उसका भी घर बस जाए। अब इस बात को सुनते हुए वो बुजुर्ग माता पिता राजीव के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, सुबह का भूला इंसान यदि शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, संध्या ने जो गलतियां की हैं वो उसका बचपना था और बचपने में इंसान ऐसी गलतियां कर देता है। लेकिन अब उसको बहुत सारी ऐसी टक्करें लगी हैं, ठोकरें लगी हैं, शायद अब वह संभल गई होगी। और क्यों ना तुम भी अब अपना घर बसा लो भाई। अब तुम अधिकारी तो बन गए हो और तुम्हारा घर बसाना भी जायज़ है। राजीव अब हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है माँ, मैं विचार करता हूँ, आखिर अब करना क्या है। उसी रात को अब राजीव के पास संध्या का फोन आता है और संध्या अब बहुत सारी प्यार भरी बातें राजीव से करती है और बीती बातों को याद करते हुए कहती है कि राजीव, तुम्हारे साथ तो मैंने ज़िंदगी के उन हसीन पलों को जिया है जिनको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अब राजीव उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अपने माता पिता के कहने पर, तुम्हें अपना भी सकता हूँ यदि तुम मेरे माता पिता का ढंग से इज्जत करो, उनका सम्मान करो और तो और उनकी भरपूर सेवा करो, तो मैं तुम्हारी बात को मान सकता हूँ। इस बात के लिए तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा। अब संध्या कहती है कि वह मर जाएगी लेकिन वह कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करेगी जिसकी वजह से उन बूढ़े माता पिता को परेशानी झेलनी पड़े। इन सभी बातों को सुनते हुए, समझते हुए संध्या कहती है कि वह तुमसे मिलना चाहती है। तो राजीव उनसे कहता है कि संध्या, फिर देर किस बात की, आ जाओ मेरे घर। अब संध्या गाड़ी लेकर आ जाती है राजीव के घर पर और सीधी आकर राजीव के सीने से अपने सर को लगाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए कहती है कि उसने अपनी माँ की बात को मानकर बहुत ही बुरा किया। वह इस बात को तो भली भांति समझ गई कि ये जो माँ होती हैं ये सिर्फ तब तक ही सही होती हैं जब तक उनकी शादी ना हो जाए। एक बेटी की शादी होने के बाद यदि वह बेटी अपने माता पिता की बात को ही मानती है और हर बात को अपनी माँ को बताती है तो उन बातों के चलते अब उस लड़की का जो घर है वह अवश्य ही बिगड़ता है और उन लड़कियों का घर इस प्रकार बिगड़ता है कि एक दिन उनको तलाक जैसे राक्षस का मुंह देखना ही पड़ता है। दोस्तों, अब इन सब बातों को सुनते हुए राजीव कहता है कि कोई बात नहीं,
संध्या अब तुम चुप हो जाओ और मेरी तुमसे एक गुजारिश है, अपनी बात पर कायम रहना। और राजीव अब संध्या से कहता है कि बहुत जल्द हम लोग शादी भी कर लेंगे और तुम अपना घर बसाकर इस घर में फिर से आ जाओगी और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लोगी। और संध्या भी अब इस बात को मानकर जो राजीव है उसको अपने गले लगा लेती है। दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोगों को किस प्रकार की क्या अच्छी सीख मिलती है और आप इस वीडियो से क्या समझ पाते हैं कि जीवन में विशेष क्या है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अच्छी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद,